नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट परीक्षा में हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। तो शिक्षार्थियों को शिक्षक कैसे मदद कर सकता है, जिसमें ए ऑप्शन है, व्यक्तिगत और विभेदिक अनुदेशन के साथ, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, सी ऑप्शन है आपका वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए, और डी ऑप्शन है आपका पठन से पूर्व नवीन और चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो हमसे कह रहा है कि मतलब शिक्षक किसी भी शिक्षार्थी की कैसे हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण करने के लिए। तो व्यक्तिगत रूप से और विभेदिक रूप से अनुदेशन देना, यानी कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसके क्रियाकलापों को करवाना और इस तरीके की उससे मदद कर सकता है। कैसे? बुनियादी पठन, यानी पठन को पढ़ना सीखने के लिए कैसे वो व्यक्तिगत रूप से, आप जैसे जानते हैं कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं और सबका जो है IQ लेवल, मेंटल लेवल एक नहीं होता है, अलग होते हैं। तो सबको पढ़ाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो वैरी करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से शिक्षक उनको गाइड करता है। ठीक है, तो कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से। तो यहीं पे मतलब जैसे आप समझ सकते हैं व्यक्तिगत और विभेदिक अनुदेशन के साथ। आपका बी ऑप्शन है, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। अब मतलब जैसे एक लक्ष्य, टारगेट रखा जाता है कि हमको इतना रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के आधार पर मानक परीक्षण देने के माध्यम से उसे क्या कर सकता है, शिक्षार्थियों को मदद कर सकता है। और वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग, मतलब विविध तरह तरह की तकनीकियों का प्रयोग करते हुए वो मदद कर सकता है। डी ऑप्शन है, पठन से पूर्व नवीन चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ, यानी उनको शब्द सिखा दिए जाएँ बस और क्या हो जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। वैविध्यपूर्ण तकनीकी यानी तकनीकी का कुछ ज्ञान ही नहीं है कि मतलब कौन सी तकनीकी बताना है हमको। और बी ऑप्शन है आपका विशेष प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत और विभेदिक अनुदेशन के साथ। मतलब क्लास में कितने तरह के बच्चे हैं, सबका मेंटल और IQ लेवल समझते हुए उसके आधार पर, यानी वो बच्चा किस आधार पर समझ सकता है उस हिसाब से शिक्षक उसको क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था जिसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, व्यक्तिगत और विभेदिक अनुदेशन के साथ वो क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा प्रश्न है हमारा, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर प्रयास कर रही है। यह शब्द हैं, ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है आपका सर्वाधिक उपयुक्त होने वाले शब्द, बी ऑप्शन है विषय वस्तु के शब्द, सी ऑप्शन है कठिन शब्द, और डी ऑप्शन है निष्क्रिय शब्द। ठीक है, प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में है कक्षा 2 की शिक्षिका, यानी वो कक्षा 2 के बालकों के लिए ये बात करी जा रही है कि मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने, मतलब क्षमता को बढ़ाने पर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो आप पहले ये समझिए कि किस कक्षा के बालक हैं, कक्षा 2 के बालक हैं। तो कक्षा 2 के बालकों को वो कठिन शब्द सुनाएगी नहीं, मतलब पढ़ाएंगी नहीं वो, और निष्क्रिय शब्द भी नहीं वो करेंगे। और विषय वस्तु के शब्द वो तभी जान पाएगा जब सर्वाधिक उपयुक्त होने वाले शब्दों को सीखेगा। ठीक है, कौन से शब्द, जैसे कक्षा 2 का जो बालक होता है वो ज़्यादातर शब्द कैसे होते हैं, जो हमारे मतलब लोकल लैंग्वेज जो होती है, मातृभाषा के शब्द होते हैं, तो उन्हीं पर वो जोर देंगे, यानी सर्वाधिक उपयुक्त होने वाले शब्द। ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। और बी, सी और डी ये आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विषय वस्तु के शब्द उसको मतलब बिना आप ऐसे समझा नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का लेवल क्या है, कक्षा 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करके वो क्या कर सकती है, मतलब निपुणता ला सकती है उसमें। ठीक है, अब आपका तीसरा प्रश्न है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान, जब हमको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है तो यह क्या होता है, यानी भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। ठीक है, और बी ऑप्शन है, नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके अनुरूप करता है।
और नवीन भाषा को सीखने में मदद करता है, नवीन भाषा को सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन समझेंगे, भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बन जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जब भी होता है कि जैसे एक से अधिक भाषाएं हैं तो वो क्या करेगा, हमेशा सीखने में मदद करेगा, ठीक है, किसी के ऊपर बोझ नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी नवीन भाषा को सीखने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे नवीन भाषा में, अच्छा एक ऑप्शन और है कि जैसे सीखने में मदद करता है और हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि मतलब उसे डिस्टर्ब करना, तो डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीन भाषा को सीखने में मदद करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान। ये मतलब डायरेक्ट यही प्रश्न ना करके इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो वो किसी भी नई भाषा को, किसी भी नए सब्जेक्ट को सीखने में क्या करेगा, हमेशा मदद करेगा। यानी ये एक सकारात्मक पॉइंट होता है। आपको अगर एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो वो एक आपका क्या हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वह आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह किस चीज़ का अभ्यास कर रही है, विस्तृत पठन का, गहन पठन का, पहेली पठन का, सहयोगी पठन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई के साथ उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। यानी पहले वो सहयोग नहीं करती है, सहयोग ना करके वो क्या करती है, मतलब इंस्ट्रक्शन देती है कि आप ऐसा करो, पढ़ने के लिए और गहराई से उसका क्या करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, ठीक। तो ये विस्तृत पठन तो नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है छोटा अनुच्छेद, ठीक है। और पहेली पठन पहेली जैसा भी इसमें कुछ नहीं दिया है। सहयोगी पठन पहले ही कह दिया है कि उसने क्या किया, पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, यानी कोई सहयोग की बात नहीं हुई यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहन पठन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, मतलब गहन पठन करने के लिए, ओके। अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण के लिए एक विस्तृत और व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है। संज्ञानात्मक उपागम, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, या श्रव्य भाषिक पद्धति, या द्विभाषिक पद्धति, ठीक है। अब देखें प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के लिए एक विस्तृत और व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थी को मदद करने वाली पद्धति जो होती है वो क्या होती है, स्थिति परक भाषा पद्धति होती है, ठीक है। क्या होगा, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठन पूर्व कार्य, यानी जो पढ़ने से पहले जो तैयारी करी जाती है। सभी ने इंटर्नशिप करा होगा तो उसमें क्या होता है, पहले जैसे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, फिर उसके बाद में और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो वो क्या होता है, जो भी हम क्लास में प्रेजेंट करने जाते हैं, बच्चों के सामने जो भी पढ़ाने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले की जो हमारी तैयारी होती है, यानी प्रश्न बनाना और जो भी है तैयार करना, तो क्या होता है कि वो मतलब पूर्व कार्य होते क्या हैं, उनसे क्या होता है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, या कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषय वस्तु, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में प्रवेश करने और अभिप्रेरित करने के लिए क्या हो जाएगा, पठन पूर्व कार्य किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश कराने के लिए और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न है हमारा, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। प्रथम भाषा अर्जन में कौन कौन से चरण होते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है कूकना,
बबलाना यानी बच्चा कैसे कैसे भाषा को सीखता है। तो पहले वो कूकना सीखता है, बबलाना सीखता है, फिर समग्र बोध अवस्था आती है, फिर तार शैली वाक मतलब कि एक लाइन में सारी चीज़ें पूरा सेंटेंस बोलते चले जाना, ठीक है। तो फिर है दो शब्दीय अवस्था। तो ये ऑप्शन हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, बाकी सही है, लेकिन यहाँ पर जो तार शैली वाक है वो दो शब्दीय अवस्था से पहले, यानी कि पहले वो क्या सीखेगा, तार शैली वाक यानी कि कंटिन्यूअसली बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद में दो शब्दीय अवस्था यानी दो शब्दों को सीखेगा। तो ये गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा आपका। फिर दूसरा है कूकना, यहाँ पे बबलाना है, बतलाना नहीं, कूकना, बबलाना और दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक और समग्र बोध अवस्था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। समग्र बोध अवस्था भी यहाँ पर नहीं, तारशैली वाक सबसे लास्ट में आएगा। तारशैली वाक का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब पूरी तरह से भाषा अर्जन हो चुका है और हम अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं बिना अटके हुए, ठीक है। तो इसके आगे देखेंगे आपका सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन है कूकना, समग्र बोध अवस्था और बबलाना, दो शब्दीय अवस्था, फिर तार शैली वाक। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, यहाँ है कूकना, सॉरी सी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सी गलत है, सॉरी। देखें, कूकना समग्र बोध अवस्था, कूकना के बाद में बबलाना आता है, तो ये समग्र बोध अवस्था नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बबलाना होना चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। जैसे कूकना है, पहले बच्चा क्या करता है, कूकना सीखता है, फिर बबलाता है, फिर समग्र बोध अवस्था आती है, यानी कि वो समग्र बोध अवस्था का मतलब वो लोगों को देख करके वो समझता है कि मतलब किस शब्द का क्या अर्थ है। फिर उसके बाद में दो शब्दीय अवस्था, वो दो शब्द वाले भाषा को सीखता है, दो शब्द वाले मतलब सीखता है, जैसे दो शब्द वाले वाक्य होते हैं, यहाँ आना वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें। फिर तार शैली वाक्य, यानी कि जब वो पूरी तरह से भाषा अर्जन उसका हो जाता है तो क्या करता है, कन्वर्सेशन करने लगता है, अच्छे से बोलने लगता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस उपागम में व्याकरणिक सूचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। यानी किस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके लिए अधोगामी उपागम, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी उपागम, सी ऑप्शन है एकीकृत उपागम, डी ऑप्शन है निगमनात्मक उपागम। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या, अधोगामी उपागम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका नवा प्रश्न है, एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है, ठीक है। तो वो परीक्षण कैसा होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा या निपुणता परीक्षण होगा या उपलब्धि परीक्षण होगा या अभिक्षमता परीक्षण होगा। देखिए, उपलब्धि परीक्षण तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो कारण जानने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अभिक्षमता परीक्षण होगा नहीं, अभिक्षमता परीक्षण तो वो होता है जो टेस्ट पहले से लिया गया है। तो यहाँ पर पहले से मतलब पहले ही एक टेस्ट लिया जा चुका है जिसमें खराब अंक आए, तो उसको आप उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण कह सकते हैं। फिर क्या है, निपुणता परीक्षण, यानी वो निपुणता को जानने के लिए नहीं टेस्ट ले रहा है, किसको जानने के लिए ले रहा है, खराब अंक क्यों आए। तो क्यों, जब कारण पता करना रहता है हमको, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है सदैव। जब भी आप किसी चीज़ का कारण पता करते हैं तो क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, मतलब उस चीज़ का निदानात्मक परीक्षण करते हैं, तब आपको चीज़ें पता चलती हैं कि इस चीज़ के पीछे का कारण क्या है, सही ना आने का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न, देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है क्या, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, यानी क्योंकि उसको समाज में मतलब समूह में और समाज में रह कर के अच्छा लगता है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी कर लेता है। प्रश्न में दिया गया है कि मतलब बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, मतलब अच्छा है, उसमें उसका प्रदर्शन अच्छा है, मतलब मन लगता है उसका किसमें, समूह में या जोड़े में काम करने में, ठीक। तो उसकी अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, इस चीज़ की प्रशंसा करते हुए कि वो जोड़े में और समूह में अच्छे रूप से कार्य कर रहा है, इस चीज़ की प्रशंसा करेंगे। या बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, आप उसके माता पिता के पास जाएंगे और ये कहेंगे उनसे कि उनका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उनके लेखन में कोई रुचि नहीं है। या फिर माता पिता से अनुरोध करते हुए कि उसकी पढ़ाई में कोई मदद करें,
ठीक है, या फिर उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मतलब आपका उपयुक्त आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए हो जाएगा। देखिए आपने कई बार मतलब कि हम लोग जब इंटर्नशिप में होते हैं तो क्या करते हैं, सिखाया जाता है हमको कि जैसे जिस बच्चे में जो बच्चा रुचि ले रहा है जिस चीज़ में, उसको आप बेस बना करके उसमें कई तरह के आप सुधार ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से उसको मतलब काट देंगे या उस चीज़ को उससे हटा देंगे तो हो सकता है उसके अंदर जो है नकारात्मक चीज़ें आ जाएं और जिससे उसका मतलब और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसी चीज़ें हों तो आप उसमें क्या करेंगे, जो भी बच्चे को पहले से आता है, ठीक है, उसको कभी भी आप नेगेटिव रूप में नहीं देखेंगे, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। आप क्या मदद कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए जो शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं कि वह परीक्षा में अच्छे अंक भी ला सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, द जंगल बुक की मुख्य पात्र गोमली। यहाँ पे गोमली नहीं है, यहाँ पे क्या है, मोगली है इस जगह पे, ठीक है। इसको मतलब समझ लीजिएगा, ये गोमली ना होकर के क्या है, मोगली। मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि वह मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा के विकास के लिए किस पक्ष का समर्थन करता है, ठीक है। एक जो मोगली मतलब बच्ची है वो क्या है, उसका जो पालन पोषण हुआ था वो जंगल में हुआ था, यानी मानव संपर्क से दूर रह करके उसका पालन पोषण हुआ था, तो उसका भाषा का विकास नहीं हो पाया। तो इसमें मतलब कौन सा पक्ष आपका क्या करेगा, समर्थन करेगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा का परिवेश का अभाव था, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था और उसे मानव भाषा के बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उसे मानव भाषा के बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो ये चीज़ मतलब सही हो सकती है क्योंकि वो कभी मानव के संपर्क में नहीं आई, ठीक है। तो आप पहली चीज़ तो आप देखेंगे उपयुक्त आंसर कौन सा हो सकता है, जो ज़्यादा अच्छा हो, जो ज़्यादा सुटेबल हो। तो यहाँ पर मानव भाषा के बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था, ये चीज़ तो अलग हो जाती है। आप देखेंगे सी ऑप्शन, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। आप जन्म कैसे भी हो बच्चे का, भाषा तो उसको आती ही होगी, ठीक है। आप इस चीज़ का मतलब आप ऑब्जर्व करिएगा, कोई भी बच्चा हो किसी भी तरह से डिसेबल होता है तो उसको कन्वर्सेशन तो आता ही होता है ना, वो बातचीत कर सकता है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो लेकिन फिर भी भाषा तो आती है ना कोई ना कोई। तो ये ऑप्शन आपका भी गलत हो जाता है, ये भी। फिर क्या है, बच्चों को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, ऐसा होता भी है तब भी कोई ना कोई भाषा उसको ज़रूर आती है, ठीक है। फिर देखेंगे ऑप्शन एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो समाज से दूर रह रही थी, इसलिए उसके पास क्या था, भाषा का अभाव था। और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो भाषा विकास होता है वो जो 1 से लेकर के 5 साल की अवस्था में होता है वो सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा। और इस उम्र में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप भाषाएँ सीखना चाहते हैं वो एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास कि वो भाषा कब सिखाई जाए, 1 से लेकर के 5, 6, 7 साल के बीच में सिखाई जाती है तो जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का क्या था, अभाव था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, अर्थक्रियात्मकता की ओर संकेत करता है, यानी प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, की ओर संकेत क्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, भाषा के सामाजिक नियम, विद्यालय भाषा नीति, विद्यालय के अनुदेशन की भाषा और शैक्षणिक भाषा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, भाषा के सामाजिक नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 13, निम्नलिखित में से किसका कविता में आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता, ठीक है। इस प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से किसका कविता में आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका व्याकरण, बी है शब्द भंडार, सी है काव्यात्मक उत्तरण और डी है कविता की अंतर्वस्तु। तो ध्यान देंगे, जो डी ऑप्शन है आपका कविता की अंतर्वस्तु, तो ये तो किसी भी काव्य में होना बहुत ज़रूरी होता है भाई। कविता आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं या फिर कविता किस टॉपिक पर है, ये आवश्यक होता है जानना, ठीक है। किसी भी चीज़ को कह दिया वो चीज़ कविता नहीं होती जब तक उसका कोई टॉपिक ना हो, ठीक। काव्यात्मक उत्तरण, अब जब कोई भी काव्य के रूप में नहीं होगा तो वो भी हमारे लिए गलत होगा, यानी कि ये क्या है हमारा सही हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा, गलत तत्व, यानी कि
तत्व के रूप में समर्थन नहीं करता। हमसे गलत चीज़ पूछिए और सही नहीं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये भी शब्द भंडारण, आप किसी भी कविता या काव्य की रचना, कुछ भी आप अगर किसी चीज़ की रचना करते हैं भाषा में, तो शब्द भंडार तो होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये भी आपका सही हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का उतना महत्व नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता व्याकरण का। ठीक है, काव्य में इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। तो इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशल के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सत्ता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जब भी आप मातृभाषा जो हम बोलते हैं, जो हमको जन्म से मतलब सिखाई जाती है या फिर हम रहते रहते वहाँ पर सीख जाते हैं, ये क्या होता है? मातृभाषा। और अर्जित भाषा वह होती है जिसको हम सीखते हैं एक टाइम पे, यानी सीखना वो भी जब हम जो है किसी भाषा को सीखते हैं या अर्जित करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ हमको हेल्प कर सकती है? प्रत्यक्ष पद्धति, यानी कि आपको प्रत्यक्ष रूप से उसको सिखाया जाए सही से। और फिर बी क्या है? व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति, श्रव्य भाषिक यानी सुनकर सीखना, द्विभाषिक यानी दो भाषाओं में आपको सिखाया जाए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ज़्यादातर जैसे हमको आप प्रैक्टिकली लीजिए, जैसे हम लोगों को क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को हिंदी भाषा आती है, तो जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? ट्रांसलेट करके ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकली और आपका जो है अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का। जैसे जब आप हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? अनुवाद, यानी नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में आप कन्वर्सेशन सीखते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, और ये आज का लास्ट प्रश्न है 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ भी हमसे निगेटिव आंसर मांगा है। तो डिस्ग्राफिया पहले चीज़ पता करेंगे, डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में कमी होना। ठीक है, डिस्ग्राफिया यानी लिखने में अक्षमता होना हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा? यह सीखने वाली संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह कागज पर अच्छा शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। यह सकल मोटर और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। यह खराब वर्तनी बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। देखिए, डिस्ग्राफिया एक मतलब जैसे लिखने से संबंधित जो है अक्षमता होती है हमारे में। तो यहाँ पर क्या है? सीखने वालों को तर्क संगत पूर्ण लेखन में प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी मतलब प्रभावित करता है। हमसे क्या मांगा है? निगेटिव आंसर मांगा, यानी कि क्या सही नहीं है। कागज़ पर अच्छा शब्द लिख पाने में बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या? सकल मोटर सकल मतलब जानते हो, जो चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं उन चीज़ों में उनको क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जैसे हाथ पैर ना चलना, पैर से ना चलना। तो डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधित परेशानी है, बाधा होती है लिखने में। तो ये मतलब मोटर से रिलेट ही नहीं करते। आप जैसे जानते हो पेन से लिखना हमारा क्या होता है? फाइन मोटर स्किल होती है। तो सकल मोटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये सकल मोटर और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक, यहाँ पे फाइन होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सकल मोटर, तो ये आपका गलत आंसर हो जाता है। इसीलिए क्योंकि गलत पूछा गया तो ये आपका सी आंसर राइट होगा, सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।